हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और बीकॉम के लिए हमारा चैनल बहुत अच्छे से क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा है। और अब हम बात करते हैं किसकी, व्यावसायिक सांख्यिकी की। और व्यावसायिक सांख्यिकी में मैं आपके लिए बता दूं कि इतने अच्छे आपको क्लासेस मिलेंगे कि आपने सोचा ना होगा। अगर बीकॉम पार्ट 1 में सबसे ज़्यादा टफ विषय लगता है तो वो लगता है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स यानी व्यावसायिक सांख्यिकी। और आज हम फुल सिलेबस की बात करेंगे 22 और 23 के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है। आज मैं जितना बता रहा हूं अगर उतना आपने तैयार कर लिया, आप यकीन नहीं मानोगे इतना मार्क्स अच्छा आपको मिलेगा कि आपने सोचा ना होगा। यानी पूरे के पूरे मार्क्स आपके लिए यहां से मिल सकते हैं। देखिए, दो प्रकार से बीकॉम इस समय हो रहा है। एक तो प्लेन बीकॉम हो रहा है जो पूरा ईयर वाइज चल रहा है, और दूसरा सेमेस्टर वाइज चल रहा है। अगर ईयर वाइज बात करेंगे तब भी आपके लिए व्यावसायिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है, व्यावसायिक सांख्यिकी को पढ़ना है। अगर सेमेस्टर वाइज चलेंगे तब भी आपके लिए सांख्यिकी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और सांख्यिकी वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट बहुत जल्दी लुढ़कता भी है, फेल भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन हमारे चैनल पर आने के बाद में ये तो बिल्कुल भूल जाइए फेल होना। देखो, सांख्यिकी की थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ होती है और थ्योरी को सरल करने के लिए मैं पीडीएफ नोट्स है बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता हूं। और उसमें इतनी हेडिंग्स होती हैं, इतनी सरल लैंग्वेज में होता है कि किताब से अगर 3 दिन में भी पढ़ोगे जो टॉपिक याद ना हो, पीडीएफ से 1-2 मिनट देखते ही 100% आपको लिए तैयार हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। और अगला इसका सिलेबस हमें क्या क्या तैयार करना है ये भी समझना है। तो आपकी जो अच्छी परसेंटेज है उसमें हमारा जो चैनल है कॉमर्स विद संजीव सर, ये चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। और आपके लिए यहां से पूरा का पूरा 22 और 23 का जो कोर्स है, देखिए पिछले लास्ट ईयर का जो कोर्स था मैंने पूरा हटा दिया है। आप बिल्कुल फ्री होकर के और बिल्कुल क्रम से आपके लिए वीडियोस यहां पर मिलती रहेंगे। 2 प्रकार के लाइव क्लासेस चलते हैं, एक प्राइवेट लाइव क्लासेस जो कि हमारे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए होता है, और पब्लिक लाइव क्लासेस वो सभी के लिए होता है। तो आइए समझते हैं इसका सिलेबस। तो अब मैं आपको लेके आ गया हूं। देखिए, प्रोग्राम है बीकॉम और ईयर है फर्स्ट, बस इतना ही पर्याप्त है। अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर वाइज, ईयर है तो ईयर वाइज 100 मार्क का आपका पेपर होगा। और 100 मार्क्स में से आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी रूप से पासिंग मार्क्स तो लाने ही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, पासिंग मार्क्स तो लाना बहुत, तो इन 100 में से आपके लिए अगर कोशिश आप करते हो तो 90 और 92, 93, 94 भी आ सकते हैं। क्योंकि इसकी जो थ्योरी है अगर आपने अच्छे से लिख दी तो उसमें थ्योरी में भी मार्किंग आपकी राइटिंग की बहुत ना के बराबर नंबर कटते हैं। और न्यूमेरिकल अगर सही कर दिए तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको मात्र 4 यूनिट तैयार करना है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 यूनिट में ही आपका पूरा जो सांख्यिकी का पाठ्यक्रम है वो पूरा निपट जाता है। और इसमें भी मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो टफ बनेगा वो यूनिट 1 बनेगा। क्योंकि पहले ही यूनिट में यानी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें क्या है, टोटल थ्योरी है। और थ्योरी में आपको बताएं सांख्यिकी की थ्योरी थोड़ी सी टफ है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं फिर बोलता हूँ। और इसमें स्टार्टिंग जो होगी वो होगी भारतीय सांख्यिकी से यानी इंडियन स्टैटिस्टिक्स से होगी। और इसमें जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे उन्होंने अपना जो योगदान दिया था वहीं से हमको पढ़ना है। और क्या संविधान की में स्थिति है भारतीय सांख्यिकी की, यह भी हमें पढ़ना होगा। और भारत में वर्तमान सांख्यिकीय व्यवस्था और इसका क्या तंत्र है ये भी इसमें हमें पढ़ना होगा। और केंद्रीय मंत्रालय जो हैं उनके अधीन में प्रमुख सांख्यिकीय इकाइयां कौन कौन सी हमारी इस समय वर्क कर रही हैं उसको भी हमें समझना होगा। उद्योग मंत्रालय को भी इसमें समझना होगा, ऊर्जा मंत्रालय के लिए भी समझना होगा, श्रम मंत्रालय के लिए भी समझना होगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले चैप्टर में ही जो आपकी बुक होगी उसमें दिए हुए होंगे। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जो कार्य और दायित्व हैं ये सब आपके लिए पढ़ना होगा। और राज्य स्तर पर जो सांख्यिकीय संगठन होते हैं, देखिए जितने भी स्टेट हैं उनके बेस पे भी बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहीं से तैयार करनी होंगी। पहले यूनिट में इतनी बात यहीं पर समझनी है आपके लिए। और इसके बाद में स्टार्टिंग होता है इंट्रोडक्शन से सांख्यिकी का, यानी सांख्यिकी का जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरह से हमें समझना है, तैयार करना है। यानी सांख्यिकी किसे कहते हैं ये चीज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या इसका अर्थ है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये हमें पढ़ना है। और इसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। तो एक सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपके लिए और अच्छा सा देखो, अब ज़्यादा क्लियर दिखेगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके लिए इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि पहला जो न्यूमेरिकल पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो यहीं से बनता है।
क्योंकि वो थ्योरी में ही होता है, तो यहीं से 100% बनता है। थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आती है। क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके स्कोप हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सी इसकी कमियां हैं, ये जरूर देखिए। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें ये मोस्टली ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ओके, और जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसको हम सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं, उनकी किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से उनको करना है, और जो स्टैटिस्टिकल यूनिट होते हैं, सांख्यिकीय इकाइयाँ होती हैं, इनके बारे में पूरा हमें पढ़ना है। और यहाँ पर अनुसंधान की कौन कौन सी विधियाँ हैं, एक संगणना विधि है और जैव निदर्शन विधि है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। सेंसस एंड सैंपलिंग, ये भी हमारे लिए पढ़ना होगा। ये कहीं ना कहीं पर आपके एग्ज़ाम में इससे 100% कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा, जरूर पूछा जाता है। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, यहाँ पर प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक की बात कर रहा है। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा का यहाँ पर खूब पूछा जाता है। प्राइमरी का मतलब होता है कि जैसे अगर हम लोग किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कोई ना कोई इनोवेशन कर रहे हैं, तो जितना भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो सब प्राइमरी होगा। लेकिन अगर पहले से ही उस फील्ड में कोई और इनोवेशन हो चुका है, तो उसने जो डेटा कलेक्ट किया होगा वो सेकेंडरी डेटा हम लोगों के लिए बन जाएगा। ठीक है, एडिटिंग ऑफ डेटा, ये भी हमें तैयार करना है। एडिटिंग का मतलब होता है एडिट करना। जैसे कोई कह रहा है कि भैया तुमको 2790 रुपए 35 पैसे देने हैं, तो इसका मतलब है कि 35 पैसे को हटा दो, रुपए रुपए में कर लो। अगर कहीं पर 50 पैसे से ज्यादा हैं तो उसको पूरे रुपए में कन्वर्ट कर लो, बाकी सब हटा दो, इसके लिए बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम बारंबारता कहते हैं। और बारंबारता का किस तरह से वितरण होता है और इसकी जो सीरीज होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से टेबल में सेट किया जाता है और किस तरह से इसके डायग्राम वगैरह ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन ये तो नहीं आएगा, डायग्राम वगैरह आपको खींचने के लिए कुछ जगह पूछा जाता है। और मैं आपको बताऊं, जब डायग्राम का नंबर आता है तो बच्चे क्या है, इसके अथवा में कुछ ना कुछ दिया होता है, उसके लिए सॉल्व करने लगते हैं। ओके, अब हम अगली बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, जो कि पूर्ण रूप से हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन से भरा हुआ है। यानी इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन से सेकंड यूनिट में हमें न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। सबसे पहले आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भैया ये कुछ नहीं है, वो ही है जो मीन मीडियन मोड है, जिसे हम कहते हैं मध्य का जो होती है उसकी कैलकुलेशन करना। तो इसमें मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। बहुत अच्छे से इसको हमें सीखना है। ओके, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसको हम हिंदी में कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं, इसे हम तैयार करना है। और ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, इसको भी तैयार करना है। डिस्पर्सन तैयार करना है, रेंज यानी विस्तार तैयार करना है, चतुर्थांक तैयार करना है, शतमक और दशमक जो विचरण गुणांक है वो तैयार करना है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं और ये सब सरल हैं। अगर इनको वास्तव में आपको पढ़ाने वाला टीचर अगर कोई अच्छा मिला हुआ है तो वो 100% आपके लिए चुटकी में सिखा देगा, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आती है तो ये इजी होते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़े से टफ पड़ते हैं। और अगर आप इसके लिए अगर सही से समझोगे तो मात्र 15 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर लगभग यूनिट सेकेंड है ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा इसका वो नहीं है कोर्स कि जो ना हो पाए। तो और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अगर पहले से ही पढ़े हुए हैं सांख्यिकी के लिए तो उनके लिए तो और भी सरल लगता है। ओके, अगर आपको कहीं पर कोई असुविधा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको बहुत नंबर 1 का जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, यूट्यूब क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं, इसमें कई बार पूछा जाता है कॉफिशिएंट के लिए भी, और कॉफिशिएंट का स्क्यूनेस एंड डिस्पर्सन भी पूछा जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी पूछा जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, फार्मूले थोड़े से बढ़ते हुए चले जाते हैं और उन्हीं फार्मूलों के आधार पर हम अगले का सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। अगला जो यूनिट आता है वो हमारा आता है थर्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सहसंबंध पूछा जाता है। क्या होता है सहसंबंध? दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, यानी एक से दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ज्ञात करना ही हमारा कॉरलेशन या सहसंबंध कहलाता है। जैसे किसी भी वस्तु की क्या है कि मार्केट में कीमत बहुत बढ़ जाए तो समझ लो कि मांग घटने लगेगी। क्यों? जो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत महंगी होगी, जैसे अगर प्याज या आलू या टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, भैया मार्केट में जाते हो, आधा किलो परचेज करते हो, 1 किलो परचेज करते हो, तो उसकी जगह पे आप क्या करोगे कि भाई 250 ग्राम देना शुरू कर दो। और जैसे ही वो चीज़ सस्ती हो जाती है तो जो 250 ग्राम आप परचेज कर रहे हो 250 ग्राम, उसके लिए आप आधा किलो में या 1 किलो में परचेज करना शुरू कर देते हो। तो क्या है, एक दूसरे में ये संबंध है। तो एक के कारण
कारण दूसरे में कोई कमी हो या वृद्धि हो, यानी दूसरे पे प्रभाव पड़े, उसी को हम कहते हैं क्या, कोरिलेशन। ये बहुत अच्छा पूछा जाता है। कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन दोनों की जो रैंकिंग रीति जो विधियां हैं उससे जरूर पूछा जाता है। और बहुत ईजी है ये स्पेयरमैन, सॉरी जो हमारा कार्ल पियर्सन की विधि है, इसका फार्मूला तो देखने में बहुत लंबा है लेकिन बहुत ईजी है। मैं तो जब भी पढ़ाता हूं तो 3 4 5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, तब तक स्टूडेंट उसके लिए पूरा कैच कर लेते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो 4th यूनिट से आता है। 4 ही यूनिट तैयार करने हैं आपके लिए। उसमें आपको इंडेक्स नंबर, जिसको हम निर्देशांक भी कहते हैं, और देशनांक भी। 1-2 बार क्या हुआ, ये देशनांक के नाम से आ गया और सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सोचे पता नहीं ये कहां से पेपर रख दिया है। और एक नहीं, हर क्वेश्चन में निर्देशांक की जगह पे देशनांक लिखा हुआ। लेकिन जो होशियार स्टूडेंट थे उन्होंने क्या काम किया कि उसको जब इंग्लिश में देखा तो इंडेक्स नंबर ही लिखा हुआ था, वो समझ गए। और इंडेक्स नंबर में बता दूं कि जो हमारी फिशर का आदर्श सूचकांक है, बहुत पूछा जाता है। और मैंने इसका तो एक शॉर्ट फार्मूला भी बना लिया है, 10/00 11/0 बन करके, सॉरी यहाँ पर 11/0 बन करके, और सब में PQ भरवा दिया, जिससे क्या है कि खूब आसानी से बच्चों ने ये फार्मूला रट लिया। और इसमें क्या होता है कि अंडर रूल लगा हुआ होता है, तो इस तरह से सब बच्चे जो फार्मूले में दिक्कत आती थी याद करने में, उनके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और वो सारा का सारा रटते हुए चले जाते हैं। तो फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर तैयार करना है, और उपभोक्ता सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर तैयार करना है, और क्या होते हैं इंडेक्स नंबर और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हमें तैयार करनी है। तो ये हमारा जो सिलेबस है उसका ये एक अच्छा पार्ट है और इजी पार्ट भी है, आसानी से ये तैयार हो भी जाता है। ओके, और अगला मैं बताऊं आपके लिए, थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं, नीचे करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊं कि लास्ट जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा टाइम सीरीज से। इसको हम काल श्रेणी भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि 100% और लीस्ट मेथड खूब पूछा जाता है। मेथड ऑफ लीस्ट ये खूब पूछा जाता है। मूविंग एवरेज मेथड, जिसको हम उपनति भी कहते हैं, ठीक है। तो मेजर मीनिंग और इम्पोर्टेंस और कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ये 1, 2 और 3, ये 3 आइटम जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, ये भी हमें तैयार करना है, लेकिन ये न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ। कहीं पर भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप ऐसे चैनल पे आ चुके हो जहाँ से आपके लिए सब कुछ इसी तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।